मायावती एक ऐसा नाम जिनका कभी यूपी में डंका बजता था। साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका था। नीले रंग की दीवारों पर हाथी की तस्वीरों के साथ लिखा था, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता आएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये मायावती की सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसमें दावत दलितों की तरफ से दी गई और मेहमान बने ब्राह्मण मुस्लिम दलित। यानी ब्राह्मण और मुस्लिम फॉर्मूले के दम पर 406 में से 206 सीटें जीतकर मायावती चौथी बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 1960 के बाद पहली सीएम जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब मायावती की नजर पीएम की कुर्सी पर थी। 2009 में बीएसपी को 20 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर लगातार घटता गया। 2012 में उनके हाथ से यूपी गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में हाथी का श्री गणेश भी हो गया। 2019 में सपा के साथ गठबंधन के दम पर मायावती भले 10 लोकसभा सीटें जीत गईं, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में अकेले उतरी तो सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती यूपी में किसी के लिए चुनौती नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या मायावती यूपी से खत्म हो गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मायावती के कुछ इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 15 जनवरी 1956 जब दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक लड़की जन्मी। 15 दिन बाद उसकी मां से एक साधु ने कहा कि यह बहुत बड़ी नेता बनेगी। उसी दौरान बच्चे के पिता का प्रमोशन हुआ। माता पिता को लगा कि यह बच्ची की माया की वजह से हुआ और उस लड़की का नाम मायावती रखा गया। 1975 में ग्रेजुएशन करने के बाद मायावती ने बीएड कोर्स किया। फिर लॉ करने के लिए वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गई। लेकिन मायावती का असल मकसद यूपीएससी की परीक्षा पास करके कलेक्टर बनना था। टीचिंग और लॉ का कोर्स तो उन्होंने बैकअप के लिए रखा था, ताकि आईएएस नहीं बनी तो भी रोजी रोटी चलती रहे। 1 साल बाद मायावती स्कूल टीचर भी बन गई। मायावती की जीवनी लिखने वाले अजय बोस बहनजी में लिखते हैं कि 1977 की बात है। जनता पार्टी के जातिगत भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक रखी गई, जिसमें बतौर वक्ता मायावती भी पहुंची थी। रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हरा चुके राजनारायण ने अपने भाषण में कई बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। जब मायावती मंच पर आई तो उन्होंने कहा, हरिजन शब्द अपमानजनक है। सरकार के एक मंत्री ने इस शब्द को बार बार दोहराकर दलितों का अपमान किया है। यह सम्मेलन जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया है, वह एक मजाक बनकर रह गया है। 20 साल की इसी लड़की के भाषण ने वहां मौजूद दलितों में बिजली सी दौड़ा दी। राजनारायण को हटाओ, जनता पार्टी को हटाओ के नारे गूंजने लगे। तब कांशीराम यूपी में दलितों के बड़े नेता के रूप में पहचान बना चुके थे। वो ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बामसेफ की नींव भी रख चुके थे। बामसेफ दलित पीड़ितों और मुस्लिम वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को संगठन था। मायावती का भाषण कार्यकर्ताओं के जरिए कांशीराम तक पहुंच गया। कांशीराम उन दिनों पढ़े लिखे दलितों को संगठन से जोड़ने की मुहिम चला रहे थे। उनका कहना था कि जब तक दलितों के दिमाग में दूसरी पार्टियों का कब्जा होगा, तब तक उनके घर हरवाहा पैदा होगा। अगर दलितों के दिमाग में उनकी पार्टी का कब्जा होगा तो उनके घर हाकिम पैदा होगा। फिर आया साल 1977। सर्दी का मौसम था। रात करीब 9 बज रहे थे। हर दिन की तरह मायावती रात का खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ गई। उनके माता पिता और भाई बहन सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मायावती ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का शख्स, जिसके सिर पर नाक के बराबर बाल थे और गले में मफलर लपेटे खड़ा हुआ था। ये शख्स कांशीराम थे। कांशीराम ने मेज पर चारों तरफ फैली किताबों की तरफ इशारा करते हुए मायावती से पूछा, इतना पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो? मायावती ने जवाब दिया, मैं कलेक्टर बनकर अपने समुदाय की सेवा करना चाहती हूँ। तभी पीछे से उनके पिता प्रभुदास बोल पड़े, मैं चाहता हूँ कि बेटी अफसर बनकर दलित समुदाय का गौरव बने। कांशीराम ने मायावती से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे समुदाय ने कई कलेक्टरों और अफसरों को जन्म दिया है, लेकिन हम ढंग के नेता नहीं ला सके जो इन कलेक्टरों और अफसरों को सही रास्ता दिखा सके। मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि तुम्हारे सामने कलेक्टरों की लाइन लग जाएगी। कांशीराम से मुलाकात के बाद मायावती ने यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दिया और बामसेफ के कार्यक्रमों में जाने लगी। हालांकि प्रभुदास नहीं चाहते थे कि बेटी राजनीति में उतरे। उन्होंने मायावती से कहा, अगर तुमने राजनीति में जाने का ठान लिया है तो कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी में जाओ। कांशीराम के चक्कर में तो तुम कॉर्पोरेटर भी नहीं बन पाओगी। मायावती धीरे धीरे पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगी।
वो हर छोटा बड़ा फैसला कांशीराम से पूछकर लेने लगी। एक दिन गुस्से में प्रभुदास ने मायावती को घर से बाहर निकाल दिया, यानी उनके पिता ने घर से उन्हें बाहर निकाल दिया और कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और कांशीराम का साथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूं। प्रभुदास को लगता था कि मायावती अविवाहित होने के चलते घर छोड़ने का फैसला नहीं करेगी, लेकिन उनका अंदाज गलत निकला। उसी दिन मायावती बिना कुछ कहे अपनी सैलरी से बचाए पैसे और कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गई। उस रोज कांशीराम शहर में नहीं थे। मायावती को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहां जाए। फिर वो करोल बाग में बाम सेफ के दफ्तर चली गई। कांशीराम लौटकर आए तो मायावती ने उन्हें पूरी कहानी बताई। कांशीराम किराए के एक कमरे में रहते थे। उन्होंने मायावती से कहा, तुम मेरे कमरे में ठहर जाओ, मैं तो काम की वजह से ज्यादातर समय बाहर ही रहता हूँ। इसके बाद मायावती कांशीराम के कमरे में रहने लगी। बाद में कांशीराम पर मायावती को आगे कर सीनियर नेताओं की अनदेखी करने के आरोप भी लगने लगे। अजय बोस लिखते हैं कि एक बार दिल्ली में कांशीराम के कमरे के बाहर मीडिया इकट्ठी हुई। कुछ पत्रकारों ने बाग में एक रस्सी पर महिला के कपड़े सूखते हुए देखे, जिसको लेकर पत्रकारों ने सवाल किया कि आपके घर में महिला के कपड़े क्यों दिख रहे हैं। इस पर कांशीराम बहुत नाराज हो गए थे। फिर आया साल 1984, जब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की नींव रखी। इसी साल मायावती टीचर की नौकरी छोड़ बीएसपी की ऑल टाइम मेंबर बन गई। तब बीएसपी के लोगों ने नारे लगाए, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सब हैं DS4। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। कांशीराम कहते थे, पहला चुनाव हारने, दूसरा हरवाने और तीसरा जीतने के लिए लड़ेंगे। जिसके बाद 1984 में मायावती कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। वो साइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार करती थीं। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस लहर में मायावती हार गई। उनकी पार्टी भी कोई सीट नहीं जीत पाई। 1985 में बिजनौर और 1987 में मायावती ने हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गई। तब हरिद्वार यूपी में ही था। 1989 मायावती और बीएसपी दोनों के लिए खास रहा। इस साल लोकसभा और यूपी विधानसभा के चुनाव नवंबर-दिसंबर महीने में हुए। केंद्र की राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से घिरी थी। उनका असर यूपी की कांग्रेस सरकार पर भी हो रहा था। मायावती बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ी और 8000 वोटों से जीत गई। 13 सीटों के साथ बीएसपी राज्य में चौथे नंबर की पार्टी बन गई। 1991 में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यूपी में एक बार फिर से चुनाव हुए। तब बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल चुके थे। अयोध्या में गोलीकांड हो चुका था। इसका फायदा बीजेपी को मिला और उसने 419 में से 221 सीटें जीत ली। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। अयोध्या गोलीकांड की वजह से मुसलमान कांग्रेस से छिटककर मुलायम की तरफ शिफ्ट होने लगे थे। उसी दौरान एक इंटरव्यू में कांशीराम ने कहा कि अगर मुलायम सिंह उनसे हाथ मिला ले तो उत्तर प्रदेश से बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके बाद मुलायम सिंह ने कांशीराम से दिल्ली में मुलाकात की और उनकी सलाह पर अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी यानी एसपी का गठन किया। करीब 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1993 में एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। सियासी गलियारों में नारा उछाला गया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस चुनाव में सपा को 109 और बीएसपी को 67 सीटें मिली थी। मुलायम सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुछ समय बाद ही सपा और बीएसपी के बीच अनबन की खबरें सामने आने लगी। 23 मई 1985 की बात है। कांशीराम अस्पताल में भर्ती थे। अभी बीजेपी नेता लालजी टंडन से उनकी फोन पर बात हुई। इसके बाद उन्होंने मायावती को बुलाया और पूछा कि तुम मुख्यमंत्री बनोगी। मायावती को लगा कि बीमार कांशीराम उनसे मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरे दलों के समर्थन के पत्र दिखाए और कहा कि तुम लखनऊ जाकर ये दस्तावेज राज्यपाल को सौंपना। 1 जून 1995 को मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात की और सपा से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 2 जून 1995 जब मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। दोपहर करीब 3 बजे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि मायावती ने धोखा दिया है। अजय बोस की किताब बहन जी के मुताबिक उस रोज मुलायम समर्थकों ने मायावती को कमरे में बंद करके मारा और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। किसी तरह मायावती खुद को एक कमरे में बंद करने में सफल रहीं। सपा समर्थक लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते रहे। इसी बीच बीजेपी विधायक और आरएसएस से जुड़े रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा समर्थकों को पीछे धकेल दिया।
तब से मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी और कभी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। फर्रुखाबाद में तो वो ब्रह्मदत्त के लिए प्रचार करने भी जाया करती थी। कहा जाता है कि जब ब्रह्मदत्त की हत्या हुई तब मायावती उनके घर गईं और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी पत्नी ने जब चुनाव लड़ा तो मायावती ने लोगों से कहा, मेरी जान बचाने के लिए दुश्मनी मोल लेकर शहीद होने वाले मेरे भाई की विधवा को वोट दीजिए। 3 जून 1995 का वक्त, जब बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। वो भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अजय बोस अपनी किताब बहन जी में लिखते हैं कि तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव को जब पता चला कि मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी है तो उनका पहला रिएक्शन था, यह लोकतंत्र का चमत्कार है। हालांकि 5 महीने बाद ही बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन बिखर गया। 1996 के विधानसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। 174 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। सपा को 110 और बीएसपी को 67 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें मिली। बीजेपी का मुलायम के साथ जाना मुमकिन नहीं था और गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम का मिलना नामुमकिन सा हो गया था। ऐसे में राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। करीब 1 साल बाद बीजेपी और बीएसपी फिर से गठबंधन की पटरी पर लौटे। दोनों के बीच 6-6 महीने मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ। अप्रैल 1997 में मायावती दूसरी बार यूपी की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन 6 महीने बाद जब बीजेपी के कल्याण सिंह को कमान सौंपने की बारी आई तो मायावती ने ये कहते हुए समर्थन वापस ले लिया कि वो दलित विरोधी है। इसके बाद 2002 में भी बीजेपी ने समर्थन देकर मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया। कहा जाता है कि संघ ने बीजेपी को सलाह दी थी कि मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी तो दलित वोट कांग्रेस से छिटक कर बसपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि 1 साल बाद ही बीजेपी ने समर्थन वापस देकर सरकार गिरा दी और मुलायम सिंह को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनवा दिया। वक्त आया साल 2007 का, जब यूपी में एक बार फिर से चुनावी रणभेरी बजी। तब मुलायम का साथ देने की वजह से सवर्ण बीजेपी से नाराज थे। दूसरी तरफ बीजेपी से समर्थन लेने की वजह से मुस्लिम मुलायम से नाराज थे। मायावती अब समझ चुकी थी कि अपने दम पर सरकार बनानी है तो सिर्फ दलितों के वोट से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कांग्रेस के पुराने सोशल इंजीनियरिंग यानी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को अपनाया। अंतर बस इतना था कि कांग्रेस के फॉर्मूले में ब्राह्मण मेजबानी करते थे और मायावती के फॉर्मूले में दलितों की तरफ से ब्राह्मणों और मुस्लिमों को दावत दी गई। मायावती ने कांशी राम के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का नारा दिया। जगह जगह पोस्टर लग गए, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारे गूंजने लगे। मायावती ने 403 सीटों में से 206 सीटें जीत ली थी। इनमें 45 से ज्यादा विधायक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट में भी 10 ब्राह्मणों को जगह दी। अपने दम पर यूपी जीतने के बाद मायावती की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। उनके समर्थक नारा लगाते थे कि लखनऊ जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। इसी बीच कांग्रेस ने 2009 लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज माफ कर दिए। इससे पहले सरकार 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं लागू कर चुकी थी। इससे कांग्रेस को यूपी के साथ साथ देश भर में फायदा हुआ। 206 सीटें जीतकर कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी। यूपी में कांग्रेस 9 सीटों से 21 पर पहुंच गई और उनका वोट शेयर भी 6% बढ़ गया, जबकि मायावती 20 सीटें ही जीत पाई। कहा जाता है कि मायावती को उम्मीद थी कि वो 40 से 50 सीटें जीतती तो पीएम बनने की शर्तों पर यूपीए या एनडीए से डील कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। उन पर करप्शन के आरोप लग रहे थे, लिहाजा बसपा 206 से घटकर 80 सीटों पर सिमट गई, जबकि सपा ने 403 में से 224 सीटें जीत ली थी। उसके बाद मायावती फिर कभी यूपी की सत्ता में नहीं लौटी। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद मायावती के कोर वोटर भी साथ छोड़ते गए। 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। 2017 विधानसभा चुनाव में वो 19 सीटों पर सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने से मायावती 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब भी रहीं, लेकिन उनका वोट शेयर घटता गया। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जाटव यानी जिस कम्युनिटी से मायावती आती हैं, उनमें से 87% ने बसपा को वोट किया, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा घटकर 65 हो गया। इसी तरह दूसरी दलित कम्युनिटी में से 44% ने 2017 में मायावती को वोट किया था, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा घटकर 27% ही रह गया, यानी मायावती के कोर वोटर साथ छोड़ते रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा थी कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ जा सकती हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने इंडिया अलायंस में शामिल होने की उन्हें सलाह दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मायावती ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि मायावती इंडिया अलायंस के वोट काटने के लिए बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। अभी तक यूपी में मुकाबला त्रिकोणीय होता था, लेकिन इस बार लड़ाई बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच ही रह गया है। लेकिन 2024 में एक नई चीज भी हुई। जब मायावती के भतीजे जब चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे थे, तो मायावती जैसे राजनीति में आई थी और लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई थी, वैसे ही मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के बारे में लगने लगा था। लेकिन आकाश आनंद ने चुनावी भाषण में बीजेपी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया। फिर क्या था, जैसे ये बात सामने आई तो आकाश को मायावती ने उत्तराधिकारी और सभी पदों से हटा दिया। यानी ये लगने लगा था कि आकाश आनंद मायावती जैसे बन सकते हैं और बसपा फिर से उबर सकती है। लेकिन अब वो भी उम्मीद खत्म हो गई और इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि मायावती अब यूपी में पूरी तरीके से खत्म हो गई है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।